नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के सेक्टर 5 में धूमधाम से आयोजित किया गया। इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष अतिथि रहे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, राज्यपाल ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि खेलो इंडिया के लिए इनाम की राशि डबल की गई है, तो वहीं हरियाणा के लिए गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख, सिल्वर लाने वाले खिलाड़ियों को 60,000 और ब्रॉन्ज लाने वाले खिलाड़ियों को 40,000 का इनाम दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को 5,000 का इनाम दिया गया है। तुमको मालूम है कि कोविड के कारण से उसको 2 बार 3 बार बल्कि बदलना पड़ा, लेकिन आखिर कोविड के साथ हमारी लड़ाई, जिसमें हमने, भले ही कोविड कुछ बाकी है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की एक तैयारी के साथ इसका मुकाबला करने की प्रेरणा हमको दी, आज हम कोविड को जीत चुके हैं। और इस कोविड की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद ये जो आयोजन है ये संभव हो पाया और इसको हमने सफलतापूर्वक इसको एक प्रकार से सफल किया है। मित्रों, खेल समाप्ति के बाद हम सब अपने अपने प्रांतों में जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। यहां की कुछ यादें ये निश्चित रूप से हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था में, मेजबानी में हमारे खेल विभाग ने, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है कि सबकी खेल के साथ जुड़े हुए सीधे विषय हों या उनके रहने की, उनके आवास की, उनकी सुरक्षा की, सब व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान करके और इसको पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी हो सकता है कि कुछ छोटी बड़ी कमी ये ध्यान में आई हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस कमी को यहीं भूल जाएं, यहीं छोड़ जाएं और अच्छी यादें हैं वो निश्चित रूप से साथ लेकर के जाएं और अपने प्रदेश में हम जाकर के इस अनुभव को जरूर बताएं। प्रदेश में खिलाड़ियों को लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिनका वे भविष्य में भी प्रयोग कर अपने खेल को और आगे बढ़ा सकेंगे। इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर देश का नाम रोशनी करेंगे। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी को एक नई दिशा भी मिलेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल संस्कृति विकसित हुई है। इस टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 120 सालों में पहली बार एथलेटिक्स में जेवलिन में अगर गोल्ड मेडल किसी ने जीता तो किसी और ने नहीं, नीरज चोपड़ा ने वो भी भारत के लिए करने का काम किया है। अगर आज ये कहा जाए कि हरियाणा की परफॉर्मेंस को देखकर और बार बार को देखकर कि हरियाणा हैज कॉन्टिन्यूड टू बी द स्पोर्टिंग सुपर पावर ऑफ, or we can say sporting superpower state of India. नेशनल कम्युनिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिस कारण अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में AQAS टीम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण कार्यक्रम 3 दिनों तक चलना है और इस दौरान अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर के टीम जांच कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद और बेंगलोर से आई टीम के सदस्यों ने सरकार के निर्धारित मापदंडों पर निरीक्षण किया और अलग अलग पहलुओं को जाना है।
वहीं टीम ने ऑपरेशन थिएटर, ट्रामा सेंटर और ओपीडी के अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया, जिनकी रिपोर्ट टीम ने आगे संबंधित विभाग को सौंपी है। वहीं टीम के सदस्य प्रसाद राव ने बताया कि जिस अस्पताल की रिपोर्ट अच्छी रहती है उन्हें प्रमाण पत्र और इनाम की राशि दी जाती है, जबकि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर रिपोर्ट एनएचआरसी विभाग को सौंप दी जाती है। भारत शासन द्वारा एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि हर तरह की स्वास्थ्य संस्था, जिला चिकित्सालय हो, सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उन सब का एक निर्धारित मापदंडों पर परीक्षण किया जाता है और यदि वो यानी पाए जाते हैं पात्र, तो उनको कैश रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेशन दोनों किया जाता है। हिसार में दिव्यांगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और तपती धूप के बीच दिव्यांगों ने सड़कों पर रोष मार्च निकाला। दिव्यांगों ने विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट से लेकर लघु सचिवालय तक मार्च किया और प्रशासन की तरफ से तंग किए जाने पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों का कहना है कि हमारे पास एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा प्रशासन हमारी पेंशन बंद करने पर तुला हुआ है। मांग क्या जी हमारा, ये देखो कितना टेम्परेचर रहता है, जिस टेम्परेचर के अंदर भी हम इतने अपनी मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। सरकार ने हमें सड़कों पर ला दिया है, हमें भूख मरने के कारगर पर आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो पेंशन थी, हमारी लेडीज की पेंशन थी, वो बंद कर दी गई है। हम बच्चों को कहाँ से पालें, कहाँ से हमारा जुगाड़ करेंगे। सरकार हमारी मांगों को लेकर कुछ भी नहीं सोच रही। हम कई बार आ चुके हैं, मंत्री साहब से बोल चुका है, पता नहीं सरकार तफसीलियाँ जा रही हैं, डी साहब के जा रहे हैं, 3-4 बार प्रदर्शन भी कर लिया हमने। मैं 100% विकलांग हूँ और मैं इतनी गर्मी में यहाँ पर आया हूँ बता कि मेरे को कुछ रोजगार मिल सके, मेरे जो मेरा हक है मेरे को मिलना चाहिए। हम अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें मिलना चाहिए उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं एक टांग से पाए जी 100% का मेरा मेडिकल है। हम बहुत परेशान हाँ, गर्मी देखो कितनी पड़ है, उसकी वजह तो हम सड़क पर खड़े हाँ, तो हम बच्चा ने क्या खुआवा। जो हमारी पेंशन थी वो काटने जा रही है, इसके लिए हम तो जमा मारे गए। इस सरकार ने मार में क्या काटेंगे, जो हमारी बढ़ा नहीं सके, हमारी सुरक्षा नहीं करे, तो हमने इस चीजों में दाबू क्यों करा है। जो हमारा बस पास है वो भी कटने लग रहा है, जो कि हमारे मेडिकल है, हम रोज मेडिकल कैसे कराए। जो मेडिकल की जगह नया करवाते हैं, वही सहारा आते ही सहारा वाले ग्रोह का नाम लेते थे, ग्रोह वाले रोहतक भेजते हैं। हम तो मरे पड़े जी कड़ा किसी फिरार। यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो जाती है। इस जोरदार टक्कर में जीरकपुर से चलकर बदायूं जा रही बस क्षतिग्रस्त हो गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे 3 लोगों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। औरंगाबाद में अराउंड 9:30 मेरे पास टोटल 4 कैजुअलिटीज अभी तक आई हैं। उसमें उनमें से एक ब्रॉड डेड है, जो कि पुलिस की गाड़ी लेके आई थी 112, और एक की हालत गंभीर है। अभी सीटी स्कैन मैंने करवाया, रिपोर्ट आ जाएगी, देन उसके बाद देखते हैं। 2 की कंडीशन स्टेबल है, वो उसको हमने यहीं पे एडमिट किया। सर हादसा हुआ है, किसके साथ कैसे हुआ? बस और ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है, तीनों गंभीर चोटें हैं, 2 को सिर में है और 1 को पैर में लगी हुई है। तो ये कहाँ से आ रही सर बस? सर बस ये जीरकपुर से सवारियाँ बैठा कर लाई थी और इसका यहाँ औरंगाबाद में यमुनानगर में एक्सीडेंट हो गया। फतेहाबाद में अपराधों का खाका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आरोपियों ने भाटिया कॉलोनी में घर में घुसकर तेजधार हथियारों से एक युवती की हत्या कर दी, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई करके हिरासत में लिया गया। नहीं वो चले गए, वो उधर नहीं गए।
पूनम सोनी उन्होंने वो दोनों इसको नशा करवाती है और चिट्टा वगैरह सब बेचती है अपने घर में। वो ऐसे करके इससे वारदात होती, पिछली बार भी इससे वारदात हुई थी। हमने कंप्लेंट लिखवाई थी, दोनों बहनों का नाम लिखवाया था। पुलिस ने जब भी कुछ कार्रवाई नहीं की, वो एक दिन में वापस छूट के आ गए दोबारा से। ऐसे करके उसने दोबारा फिर कहा था, अभी मैं दोबारा तुम्हारे पे फिर वारदात करूंगा, तुम देखते रह जाओगे सारे की सारे। ऐसे करके इसकी बहनें दोनों मिली हुई हैं। क्या नाम है जिसका? इसका संदीप सोनी है और इसकी बहन दूसरी है पूनम सोनी और वो सुमन सोनी, दोनों अग्रवाल कॉलोनी में रहती है। दूसरा लड़का वो हमला क्यों किया जी, नहीं पता लगा किस बात? इस हमला इसके ऊपर पहले भी हमने करवा रखे, कितनी बार केस दर्ज करवाए हमने इसके ऊपर। पुलिस फिर छोड़ देती है इसको, बार बार छोड़ देती है। ऐसे करके बार बार इसकी सुनवाई हो जाती है, ऐसे करके छोड़ देते हैं इसको बार बार। वो कहता है मेरा पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, वो बार बार ऐसे कहता है। उसकी बहनें भी कहती हैं। ये सुरेश कुमार तनेजा का परिवार रहता है वहाँ। सुरेश कुमार दिल्ली रहते हैं, उसकी मिसेज रेणु तनेजा, 2 बेटियां योगिता और प्रीति रहती हैं, एक लड़का है उनका। ये प्रीति अपने रेणु और उसका बेटा सत्सा के हुए थे। पीछे से 2 संदिग्ध व्यक्ति इनके घर में घुसे लड़के, तो उन्होंने तलवार से इनको चोटें मारी हैं। इसमें योगिता की डेथ हो गई है और प्रीति इंजर्ड है। उनको हमने दाखिल करवा दिया और उसको अग्रवाल रेफर कर दिया है। खबर भिवानी से है, जहां कृष्णा कॉलोनी में एक बाइक पर सवार 2 लोग, आपको बताते चले, यहां पर नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायर करके दहशत फैलाने का प्रयास किया है। नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर के आए थे और बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान की तरफ देख करके गोली चलाई। घटना की सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग के बाद पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कृष्णा कॉलोनी में सूचना मिली है, ओम ज्वेलर्स की दुकान के सामने कोई 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पर, वो हवाई फायर करके गए हैं, जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं और किसी को धमकी। और लगभग 1:30 पौने 2 बजे की बात है। दुकान के आगे से 2 मोटरसाइकिल वाले मुंह पे काला दुपट्टा ओढ़ रखा था, यहाँ पे फायरिंग करके गए हैं। निगाह हमारी तरफ थी, फायरिंग करके गए। गुरुग्राम पुलिस ने अपहरण और 10 लाख की फिरौती मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में जांचकर्ता जसवंत सिंह की माने तो अपहरण और 10 लाख की फिरौती की साजिश जयपुर के रहने वाले दिनेश चौधरी ने रची थी। वो ही पूरा मामले का मास्टरमाइंड था। दरअसल जेल से बाहर आए दिनेश चौधरी ने सोशल साइट पर फेक अकाउंट बनाकर कई युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आरोपी के इसी जाल में 37 साल का युवक फंस गया था, जिसे सेक्टर 29 के होटल में धोखे से पहले तो बुलाया गया और फिर बर्बरता से उसके साथ मारपीट की गई। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ये हमारे पास 7 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर, और छानबीन के दौरान ये 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कौन है सर ये 5 लोग? क्या कुछ इसकी साजिश रची गई थी? ये बेसिकली जो मुख्य साजिश करता है वो है दिनेश चौधरी, जो कि जयपुर का रहने वाला है। ये कुछ समय पहले किसी 307 के मुकदमे में जेल में बंद था। उस दौरान एक व्यक्ति वहां पर इसको मिला जेल के अंदर, वो भी इसी प्रकार के अपहरण के मामले में बंद था, तो इसको उसी से इसने आइडिया लेकर और फिर ये पूरी घटना को अंजाम दिया। साइबर सिटी में इन दिनों एटीएम ठगी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के खेड़की दौला और न्यू कॉलोनी में एटीएम ठगी के नए मामले सामने आए। हालांकि दोनों ही मामलों में शातिर ठग सीसीटीवी में कैद हो गया। बावजूद इसके पुलिस इन ठगों को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही।
इतना ही नहीं, जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती है, लेकिन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तो पुलिस ने दोनों ही शिकायत को दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सर, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। जो बैंक से आते हैं कर्मचारी, हमने उनको कई बार कंप्लेंट करी। जो पुलिस के राइडर भी यहाँ घूमते हैं, हमने उनसे भी शिकायत करी कि यहाँ गार्ड नहीं है। यहाँ ऐसे भी पहले भी 2-4 बार ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसके बारे में हमने बोला है कंपनी वालों को, जो पैसे डालने आते हैं उनको भी मैसेज दिया कि यहाँ गार्ड नहीं है, थोड़ा एहतियातन यहाँ गार्ड होना चाहिए। होडल में सीआईए टीम ने सुमित हत्याकांड में शामिल 5000 इनामी घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया। मामले में सीआईए पहले महिला आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। होडल थाना प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में आरोपी ललित और उसकी मां शामिल है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपने 2 आरोपी गिरफ्तार किए, किन किन आरोपों में गिरफ्तार किए? ये जो पहला मामला है, ये इसमें सुमित नाम का लड़का, सुमित सरोफ ताराचंद जी, ये औरंगाबाद का रहने वाला है। और ये 26/5/2022 को इन्होंने सुबह करीब 10 बजे इसके 2 साथी और थे, सुंदर और ललती, और इन्होंने जो ललती है, ललती के चाचा की गोली मारी थी, जो अभी इंजर्ड है। खबर सिरसा से है, जहां रानिया में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के एसपी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में करीब 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ऑपरेशन में 2 डीएसपी जितेंद्र कुमार, डीएसपी प्रदीप कुमार और 8 इंस्पेक्टर शामिल रहे। वहीं टीम ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही उनके कब्जे से ड्रग्स भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ रानिया पुलिस थाने में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जो आज ये दबिश दी गई है रानिया के अंदर, इसकी शिकायतें और जो है काफ़ी न्यूज़ में आ रही थी। तो हमारा जो विंग है, जो अभी नया खड़ा हुआ है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके चीफ श्री कांत यादव जी हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। और जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट है सिरसा HNCB की, उनको हिदायत दी गई भाई इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लें और इसके उनको जो एरिया है उसको चिन्हित करें। बादली के बीडीपीओ भवन में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के 3य चरण का आयोजन हुआ, जिसमें एडीसी ने शिरकत की और मेले का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़ाने, लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में काफी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। अब तक 89 लाभार्थियों ने मेले में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो शाम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले के 3रे चरण के तहत बीडीपीओ कार्यालय में सोमवार को मेले का आयोजन किया गया। वहीं एसडीएम मनीष कुमार फौगाट ने मेले का निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेले में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चयनित कम वार्षिक आय वाले 300 परिवारों को बुलाया गया। इस मौके पर मेले के जोनल अधिकारी और पशुपालक विभाग के एसडीओ डॉक्टर सुनील शर्मा उपस्थित रहे।
हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों में दिव्यांगों के प्रवेश और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही बैंक, मॉल और अन्य प्राइवेट संस्थानों में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आदेश दिए गए ताकि दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि जिले के 45 सरकारी भवनों में से 30 में रैंप, दिव्यांग शौचालय आदि की व्यवस्था है। बाकी बचे भवनों में सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगों की समस्याएं भी सुनी और उनका निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को UDID कार्ड बनवाना जरूरी है, तभी उन्हें विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन के जीवन को सुचारू और सुगम्य बनाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनकी जानकारी दिव्यांगजन को देने के लिए और उसकी प्रशासन से पूछताछ करने के लिए आज मेरा यहां आगमन हुआ है। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी आज इस मीटिंग में आए थे, जिसमें ये तय हुआ है कि कैथल जिले की 45 बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग हैं, जिनका PWD संभाल करता है। ऐसी बिल्डिंग्स में से लगभग 30 भवन सुगम्य हो चुके हैं, जहां प्रॉपर रैंप है, जहां लिफ्ट की आवश्यकता है वहां लिफ्ट है, स्पेशल वॉशरूम है। शेष जो भवन बच गए हैं, महेंद्रगढ़ में नगर पालिका की ओर से 31 मार्च को JCB से 29 खोखे अस्थायी दुकानों को हटाए जाने पर खोखा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और पिछले 71 दिनों से खोखा व्यापारी धरने पर बैठे हैं, जिसे देखते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और दुकानदारों को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खोखा व्यापारियों के साथ हुए इस घटना का उन्हें बेहद खेद है। रामविलास शर्मा ने खोखा व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी नगर पालिका चुनाव और जैसे ही चुनाव संपन्न होकर नया सदन बनेगा, वे इसमें उनका समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। 31 मार्च को मैं रात के 9 बजे और यहाँ अपने नगर के ये छोटे व्यापारी खोखा वालों के बीच में आया था और JCB के सामने मैं खड़ा हुआ था। तब से लेकर के ये हमारे नगर के 29 खोखे वाले व्यापारी लगातार धरने पर बैठे हैं और लगातार हमारा इनसे संपर्क रहा। आज मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हमारे सदा हमेशा इससे ही तेजी रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पिछले दिनों जो 31 मार्च को जो कार्रवाई हमारे साथ हुई थी, वो पूरे शहर को सभी को पता है इस चीज़ का। और हमें इनके आग्रह पर हमने अपना धरना 71वां दिन है आज का हमारे धरने का, और इनके आग्रह पे हमने ये धरने को समाप्त किया है। और हमें विश्वास है, पूरा भगवान पे भी विश्वास है और भगवान के बाद में हमें इन पे ही विश्वास है कि हमारा ये जरूर से जरूर समाधान करेंगे। अभी जैसे आज हमारे महेंद्रगढ़ के सबसे बड़े नेता श्री रामविलास जी शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे यहाँ पर आए हैं। और आज सुबह भी इनका फोन आया था कि भाई मैं आपका जल्दी से जल्दी जो नई हाउस बैठेगी नगर पालिका महेंद्रगढ़ की, उसमें जैसे ही जो बैठती है उसमें पहली या दो मीटिंग के अंदर आपका समाधान करूंगा। और हम आप इनकी बातों के ऊपर पूर्ण विश्वास है और हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो भी नगर पालिका नई हाउस बैठेगी, हमारा किसी न किसी प्रकार से दूसरी खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।